हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज कैपेसिटर की आप लोगों के लिए लास्ट क्लास है। आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से कैपेसिटर ही चल रहा है, कब खत्म होगा। दोस्तों, वो दिन आ गया है। अब आप कैपेसिटर को पूरे तरीके से जान चुके हैं, पूरे तरीके से पहचान चुके हैं और इसके सभी के सभी क्वेश्चंस आप पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। क्योंकि मेरी क्लास जिन जिन बच्चों ने पूरा 100% अटेम्प्ट किया है, तो समझ लेना आपको क्वेश्चंस भी कैपेसिटर के 100% अटेम्प्ट होंगे। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आप डीपली समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइप्स के टॉपिक्स को या तो ढूंढने में समय खराब कर देते हैं या फिर मिल भी जाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो आपको वो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना और इन टॉपिक्स को एक बार मेरी क्लास से देख के आप अच्छे से पढ़ लेना। समझ रहे हो दोस्तों? अच्छा, मैं बता देता हूं कि जितने भी नए बच्चे अगर इस क्लास से डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करके अगर मेरी इसी क्लास में आए हो लास्ट कैपेसिटर में, तो ये सारी की सारी क्लासें आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम दें, चाहे आईटीआई का दें, चाहे जेई का एग्जाम दें, इसमें थ्योरी बेस्ड जितने भी चीजें होंगी वो सारी की सारी कवर अप है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे टॉपिक पढ़ के जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने टॉपिक्स किस तरीके से और कितने डेप्थ कराए हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। दोस्तों, आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, अब आप कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एक तरफ और कैपेसिटर एक तरफ। भाई, इनके पापा और मम्मी, मतलब रजिस्टर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के पापा वोल्टेज करंट इनकी मम्मी थी। जब घर में ये न्यारे हुए, न्यारे मतलब शांति डिवीजन इनके बीच में हुआ, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो एक तरफ हो गए। बोले मुझे काला पसंद है, वो भी कह रहा है मुझे भी काला पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है, मतलब इन दोनों की सोच एक जैसी हो गई। लेकिन कैपेसिटर ने क्या कहा कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच नहीं करती, मैं तुमको नहीं जानता, तुम मेरे सबसे बड़े दोनों के दोनों दुश्मन हो। तो डिवाइड हो गए। वो लोग मम्मी के साथ चले गए, कैपेसिटर अपने पिताजी के साथ आ गया। आपने देखा था कि कैपेसिटर खुद कहता था कि आई डज नॉट अलाउड सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, मैं वोल्टेज को एकदम से चेंज होने नहीं दूंगा। ये बात ही तो थी। तो वो पापा का विरोध करता था, वो मम्मी का। लेकिन फाइनली जब डिवीजन हुआ तो वो उनके साथ चले गए और ये इधर आ गए, वोल्टेज के साथ चले गए। मतलब करंट सीरीज में ज्यादातर देखते हैं, तो इसलिए वो लोग सीरीज वाले मेथड को लेके उधर चले गए और वोल्टेज जो है उसको देख के कैपेसिटर का देखेंगे। तो वहां पे हमने क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर देते तो डायरेक्टली ऐड कर देते थे। आपको याद था R1 प्लस R2 लिखते थे। लेकिन इस क्लास में आपने देखा कैपेसिटेंस पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि भाई उसने अपना डिवीजन चेंज कर लिया। तो यहाँ कैपेसिटेंस सीरीज में है तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब गुणा बटे जोड़ की कहानी वहां पैरेलल में थी, यहाँ सीरीज में आ जाएगी। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे एक ही वैल्यू के n कैपेसिटर लगे हो, मान लो 10 कैपेसिटर लगे हो एक सीरीज में, 10 फैराड के 10 कैपेसिटर लगे हैं, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 10 बटे 10 मतलब 1 फैराड। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बोला? अगर 4 कैपेसिटर सीरीज में 10 फैराड के लगे हो तो कितना आएगा? 10/4। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम अगला देखते हैं। भाई पैरेलल में क्या है, वहां कहानी सीरीज में थी ना, यहाँ कहानी पैरेलल में आ गई। यहाँ सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली जोड़ देना C1 प्लस C2। ये बात समझ में आई? ये पैरेलल वाला रूल सीधे सीधे क्या फॉलो कर रहा है? अपने पिताजी के साथ आया वोल्टेज के साथ, उसी के गुण फॉलो करेगा ये। और वो अपनी माता जी के साथ चले गए, उन्होंने जब डिवीजन हुआ तो भाई मैं तो पापा के साथ रहूंगा, दुश्मन जरूर ऊपर रहूंगा पापा के साथ। उन्होंने कहा हम दुश्मन मम्मी की जरूर है लेकिन रहेंगे मम्मी के साथ। तो वो दोनों उधर चले गए, ये दोनों इधर आ गए। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर सीरीज में एन कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में लगे तो सी इक्विवेलेंट बराबर, भाइयों इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी इक्वल टू होता है सी इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू सी। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट तो आप गोल्डन कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आप पूछेंगे और ये दो न्यूमेरिकल में जब आपको समझाऊंगा तब आपको मजा आ जाएगा कि यार सर आप तो एकदम खेल कर दिए। क्योंकि पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको याद हो कलर कोडिंग पढ़ाई थी, लेकिन लोग कलर कोडिंग पढ़ाते हैं उसके बाद कैपेसिटेंस में भी कोडिंग लगती है दोस्तों, उस कोडिंग को मैं आज पढ़ा रहा हूँ। देखिए वहां पे आपने पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा, पुरानी वाली क्लास में मैंने आपको टॉलरेंस याद कराए थे। टॉलरेंस का मतलब क्या था, मैं आज यहां भी एक बार और समझाता हूं। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। क्या? सहनशीलता। अब जैसे कि सहनशीलता का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए थे। सहनशीलता का मतलब ये होता है कि मैं सामने वाले को कितना झेल सकता हूं, उससे ज्यादा अगर मेरी दिक्कत हो गई। जैसे कि मान लो मेरा बच्चा है, मैंने उससे कहा बेटा ए फॉर एप्पल, उसने कहा ठीक है पापा। मैंने कहा बी फॉर बॉल, उसने कहा ठीक है पापा। मैंने कहा सी फॉर बॉल, अब वो कह रहा पापा आइसक्रीम दगाओ। मैंने कहा नहीं तू पढ़। उसने तत्काल मुझ में एक झापड़ दे दिया। इसका मतलब क्या समझा मैं? झापड़ खाते ही मुझे समझ में आ गई कि मेरे बच्चे की सहनशीलता इतनी है, इससे ज्यादा अगर मैं इसको पढ़ाता हूं तो तो क्या होता है, वो अपनी सहनशीलता खो देता है और ओस आवेश में आके मुझ में दो चार झापड़ दे देता है। ये बात समझ में आई? तो सहनशीलता मतलब कि वही कैपेसिटर की है।
तो यहाँ पे जब जे लिखा हो तो प्लस माइनस 5%, के लिखा हो तो प्लस माइनस 10%, एम लिखा हो तो प्लस माइनस 20% और एन लिखा हो तो प्लस माइनस 30%। दोस्तों ये डाटा मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही क्रूसिबल डाटा है, इसको आप प्रॉपरली याद कर लेना। जे के लिए कितना है 5%, के के लिए 10%, फिर उसके बाद एल नहीं होता, एम होता है, एम के लिए कितना होता है 20% और एन के लिए होता है 30%। अब मैं इस न्यूमेरिकल को बताता हूं क्या है। मैंने आपको बताया था वहां पे जब कलर कोडिंग पढ़ाई थी, तो ये तो पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये 10 टू की पावर होती है, 10 की घात होती है ये। तो मैं अगर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखूंगा तो 4 8, इसको लिखूंगा गुणा में 10 की घात 4, ये वाला जो है ना गुणा जो होता है 10 टू की पावर 4 और प्लस माइनस जे कितना है दोस्तों बताओ, जे कितना है 5% टॉलरेंस। ये वैल्यू जो है वो आपकी पिको फेरेड में आएगी। किसमें आएगी दोस्तों, पिको फेरेड। मैंने पहले ही लिख रखा है, लोग पिको फेरेड में कैपेसिटर का मान ज्ञात करना। ये बात समझ में आई। चलिए मैं दूसरा न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूं। ये पहला डिजिट है, इसको मैंने लिख लिया, दूसरा डिजिट है, इसको भी मैंने डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन ये है दोस्तों, ये 10 टू की पावर 2 में लिखा जाएगा। अब एन का कितना है दोस्तों, प्लस माइनस 30%। बोलो दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये भी पिको फेरेड में वैल्यू आ जाएगी, ये 3800 पिको फेरेड आ जाएगा। ये 48 इंटू 10 टू की पावर 4 प्लस माइनस 5% पिको फेरेड हो गया। क्या ये बात समझ में आई। अब कैपेसिटर के दो टाइप की पोलरिटी के आधार पर टाइप रह गए थे कैपेसिटर के, ये समझा दूंगा, देन कैपेसिटर के फॉल्ट, और यहाँ पे आपकी कैपेसिटर की कहानी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है जिसको ध्रुवित संधारित्र बोलते हैं, और एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जिसको अध्रुवित संधारित्र है। एक्चुअली में मैंने यहाँ ये चीजें इसलिए पढ़ाई थी कि जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है जिसकी पोलरिटी फिक्स होती है प्लस और माइनस, ये कैपेसिटर ज्यादातर डीसी में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं दोस्तों, डीसी में। भाई डीसी में क्यों यूज होते हैं, डीसी में इसलिए यूज होते हैं दोस्तों, डीसी की पोलरिटी फिक्स होती है। जो बैटरी का टर्मिनल प्लस होगा वो हमेशा ही प्लस रहेगा, जो बैटरी का टर्मिनल माइनस होगा वो हमेशा ही माइनस होगा। इसलिए डीसी में जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो फिक्स पोलरिटी के होते हैं, है ना। लेकिन हम एसी में पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग नहीं कर सकते भाई, उनकी पोलरिटी तो टाइम के साथ चेंज होती है, क्योंकि एसी हमेशा अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समय के साथ बार बार चेंज कर लेती है। ये बात समझ में आई। इसीलिए इनको नॉन पोलराइज और ये एसी प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। अब हम इस क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक है भाई फॉल्ट इन कैपेसिटर। संधारित्र में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं दोस्तों। संधारित्र में तीन टाइप के फॉल्ट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और तीसरा होता है लीकेज फॉल्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। भाई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कब होगा, मान लो कि एक सिंपल सा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं और इन प्लेट में इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा पड़ा है। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेटेड है। अगर मैं इन दोनों प्लेटों में, आप ध्यान रखना, अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में जब मैं वोल्टेज अप्लाई कराता हूं, तो इन दोनों प्लेट में जब मैं वोल्टेज अप्लाई कराऊंगा तो धीरे धीरे ये ब्रेकडाउन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, और एकदम से जब ये टूटेगा तो ये प्लेटें आपस में चिपक जाएंगी और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन द कैपेसिटर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे वाली बात अगर हम बताएं, एक सेकंड, ठीक है, स्केच गिर गया था तो फिर उठाना पड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं ओपन सर्किट। भाई इसमें क्या होता है ना, जब हम किसी कैपेसिटर को रगड़ के यूज कर लेते हैं, सालों तक एक ही कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं, तो आप देखना उसके अंदर वो कैपेसिटर क्या फूल जाता है। थोड़ा सा फूलने का मतलब जो हो जाता है कि उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है ना, वो क्या हो जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कठोर। कठोर होने के कारण क्या होता है कि उसके बीच में फिर एक ओपन सर्किट जैसा फॉलो आ जाता है, मतलब वो एक प्रकार से ओपन सर्किट जैसा काम करता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसकी वैल्यू गिरने लगती है। आप ओपन सर्किट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जब नया नया कैपेसिटर होता है ना, तो उसको आप क्या करना, सीधे उसमें लगाना सॉकेट में, और फिर आपस में चिटचिटाना, तो धमाकेदार मजा आ जाएगा आपको देखते हुए, ठीक है ना। या अपनी खोपड़ी पे लगा हुए, ये मत कर देना गलती से कि अपने यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक करोगे तो काम खराब हो जाएगा। आप आपस में उसको टच करना तो चिटचिटाहट आएगी। लेकिन जब कैपेसिटर बहुत पुराना होता है फिर आप उसको करेंगे तो उतना तरीके से नहीं चिटचिटाता जितना पहले नया कैपेसिटर है। तो इसके बीच में क्या हो जाता है ना, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी इसकी डाउन अप में चली जाती है। इसी चीज को हम ओपन सर्किट बोल देते हैं। चलिए लास्ट होता है लीकेज फॉल्ट। लीकेज फॉल्ट हमेशा हाई वोल्टेज, लीकेज फॉल्ट जो होता है ना, लीकेज फॉल्ट कैसा होता है भाई, जब दो प्लेटों के बीच में कहीं ना कहीं हल्की हल्की करंट फ्लो होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से होकर, तो वो धीरे धीरे डाइलेक्ट्रिक लॉस कराने लगती है। उसी लॉस को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं, है ना। उसी की वजह से हमारा कैपेसिटर गर्म होता है और एक समय आने पर चटक जाता है, खराब हो जाता है, फूल जाता है। इसमें इतनी सारी की सारी प्रैक्टिकली जो चीजें मैंने बता दी वो हो जाती है,
क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया दोस्तों। ये बहुत जगह आता है। अब देखो, मेंटोस जिंदगी, मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कल बनाता हूं ये आपकी मेंटोस जिंदगी है। जितना मैंने पढ़ाया था वो तो दुनिया जानती है, लेकिन इसके बाद कुछ कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो मेंटोस जिंदगी में लेके जाऊंगा आपको, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो पेपर में गलत होने से आप बच जाएंगे, गलत करने से पहले। मैंने आपसे एक चीज पढ़ाई थी कि बताओ, ये बताओ दोस्तों कि जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चार्ज कहाँ स्टोर होता है कैपेसिटर में, तो आपका दिमाग बनवाना जाएगा। आप पूछेंगे चार्ज कहाँ, आपका आंसर तत्काल आएगा प्लेटों पे। अरे बोलो, प्लेटों पे नहीं होता है स्टोर। प्लेट पे तो वो दिखाई होता है। चार्ज स्टोर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भोले और प्यारे स्टूडेंटों। चार्ज जो स्टोर होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो दो प्लेट के बीच में जो मीडियम होता है उसमें स्टोर होता है। दिखाई प्लेट पे देता है। दिखाई कहां देता है? प्लेट पे देता है। और ज्यादातर हमको वो डायग्राम देख के कैपेसिटर का ऐसा लगता है कि प्लेट पे स्टोर होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लेट के एरिया पे इसको डिपेंड करता है। प्लेट की मोटाई का इससे कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। मोटी प्लेट आप कितनी कर दो इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कैपेसिटेंस हम चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो किसकी वजह से कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होता है? तो भाई लोगों, कैपेसिटेंस हमेशा हमेशा रेजिस्टेंस की वजह से ही डिस्चार्ज होगा। इस बात को आप समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस एक चार्ज को, जैसे मान लो एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर लिया, अब जब आप इसको शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे और इसको रख दिया तो एक समय बाद ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो इसके सेल्फ इंटरनल, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वजह से अपने आप धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आई। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, ये याद कर लेना, पेपर में सीधा बनता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है ना। जे का 5%, के का +-10%, एम का 20 और एन का 30%। 48 485 है तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर होता है। फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट को बगल में रख देते हैं, तीसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वैल्यू हमारी पिको फेरेड में है। अगर वो माइक्रो फेरेड में पूछे तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 10⁻⁻⁻6 माइक्रो फेरेड होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कैपेसिटर को आज हम समाप्ति देते हैं। थैंक यू दोस्तों। और एक बात याद रखना, अगर मेरी सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही है ना, पैसा तो आपसे मैं मांग ही नहीं रहा, कम से कम सब्सक्राइब तो कर देना यार, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। सुनिए।